हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कल 3 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं, तो आज की इस क्लास में एक ऐसा पूरे मॉडल पेपर को देखने वाले हैं जिससे आपको ये पता चलने वाले हैं कि आपके 3 अगस्त में, 4 अगस्त में, 5 अगस्त में और 6 अगस्त में किस तरह के जीके करंट अफेयर, साइंस, मैथ, रीजनिंग के सवाल पूछे जा सकते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो साथियों बस आज के इस पहले मॉडल पेपर को आप देख लीजिए, इस क्लास को आप पूरा देख लीजिए। आप सभी को एक आइडिया मिलने वाला है और आपको ये भी पता चलने वाले हैं कि आपके पेपर में किस तरह से भाई रेलवे भर्ती बोर्ड सवाल पूछने वाले हैं, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद यह हमने आपके लिए पेपर तैयार किया। लगभग साथियों 2 दिन से इस पेपर को हम तैयार कर रहे थे। जैसा कि ग्रुप डी का जो परीक्षा होने वाला है 90 मिनट का होने वाला है, तो साथियों इसी 90 मिनट में आप सभी को 30 सवाल रीजनिंग के मिलने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग के। उसके बाद 20 सवाल जीके और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, 25 सवाल साइंस से आने वाले हैं और साथियों 25 सवाल मैथ के आने वाले हैं। तो इसी तरह आपका पूरा 100 सवालों का पेपर होगा। एक सवाल आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर, यानी कि 100 सवाल 100 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, प्लस हर एक सवाल पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होने वाले हैं। इस तरह से आपका ग्रुप डी का पेपर, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला, ऑनलाइन आपका पेपर होने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा, अपना एग्जाम सीटी चेक कर लिया होगा। तो आपका मेन जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो एडमिट कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और 2 फोटो ले लीजिएगा। इतना लेकर अपने सेंटर पे आप लोग 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाइएगा। ओके, लेकिन साथियों आज के इस पेपर के बिना आप अपने सेंटर पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि साथियों यह पेपर आपको एक डील देगा कि आप प्रश्नों को कैसे अप्रोच करेंगे, पहले कौन से सब्जेक्ट को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट के सवाल इस क्लास में हम लोग हल करेंगे, आपको भी अपने पेपर में उसी को हल करना है। इसलिए साथियों आज का यह पूरा पेपर आप जरूर हल करके जाइएगा। और एक बात आप सोचिए कि ग्रुप डी के पेपर में 90 मिनट होने वाले हैं, तो इस 90 मिनट में 100 सवाल दिया जाएगा। तो सोचिए कि सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा भाई, जिसमें से आपका 55 सवाल रीजनिंग और मैथ के पूछे जाने वाले हैं और 45 सवाल आपका जीके प्लस साइंस के आने वाले हैं। तो सोच सकते हैं सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा। तो सेम उसी लेवल के सवाल आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, इस क्लास का एक भी सवाल आप छोड़ेंगे नहीं भाई अपने परीक्षा में जाने से पहले। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हल करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, एक लेंस की क्षमता किसके व्युत्क्रम के रूप में व्यक्त की जाती है? बताएंगे आप लोग, एक लेंस की क्षमता किसके व्युत्क्रम के रूप में व्यक्त की जाती है? तो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में व्यक्त की जाती है एक लेंस की क्षमता। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र ये किसके सबसे प्रबल होता है? बताएंगे आप सभी लोग, चुंबकीय क्षेत्र किसका सबसे प्रबल होता है? तो चालक के निकट सबसे प्रबल होता है जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड बिलियन है? तो साथियों इनमें से कौन सा कोलाइड बिलियन है? तो भाई दूध एक कोलाइड बिलियन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? वृषण उदर गुहा के बाह्य स्थित होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, वृषण उदर गुहा के बाह्य स्थित होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो वृषण कोश कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, हमारे शरीर में निम्नलिखित में से किसका पता रस संवेदी ग्राहियों यानी कि गस्टेटरी रिसेप्टर द्वारा लगाया जाता है? तो साथियों हमारे शरीर में किसका पता रस संवेदी ग्राहियों द्वारा लगाया जाता है? तो याद रखिए भाई, स्वाद का पता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? वाहनों के पथदर्शी दर्पण यानी कि रियर व्यू मिरर सामान्यतः कैसे होते हैं? बताइए साथियों, वाहनों के जो पथदर्शी दर्पण होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं भाई? तो उत्तल दर्पण के होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार यानी कि सलाइवा में होता है? तो साथियों कौन सा एंजाइम सलाइवा में होता है? तो सलाइवरी एमाइलेज होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा?
किसी तत्व का प्रतीक निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? बताइए साथियों, किसी तत्व का प्रतीक किसे दर्शाता है? तो तत्व का केवल एक परमाणु को दर्शाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये सारे सवाल आपके पेपर में अधिकतर पूछे गए हैं, उन्हीं सवालों का यह मॉडल पेपर होने वाला है। जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः किस प्रकार का रासायनिक आबंध बनता है? बताइए साथियों, जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः किस प्रकार का रासायनिक आबंध बनता है? तो आयनिक आबंध बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को तेजी से पीछे खींचना, यह किसका एक उदाहरण होता है? किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को तेजी से पीछे खींचना, अधिकतर हम लोग ऐसा काम करते हैं, तो ये किसका उदाहरण होता है? तो साथियों ये प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर? और साथियों आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। जिनका एग्जाम साथियों 3 अगस्त को, 4 अगस्त को, 5 अगस्त को या 6 अगस्त को होने वाले, तो बस इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए भाई। जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, तो बस ये जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस का पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिए। इसमें प्लस आपको प्रीवियस ईयर का हम पूरा क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, ठीक है? कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। प्लस इसमें क्या आपको मिलेगा कि एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हाई स्कोरिंग टॉपिक वाले सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस सिलेक्शन की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। प्लस इसमें आप जानते हैं कि अंतिम दिनों में आपके केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करना है, तो कंप्लीट लगभग 5 साल का पूरा पेपर इसमें आपको ऐड कर देंगे, ठीक है? तो साथ ही इस नंबर पे देखिए व्हाट्सएप दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मात्र भाई 25 रुपये पे करके ये सारे क्वेश्चन आप मंगा लीजिए अपने पास। यदि आपको चाहिए तो भाई इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मात्र 25 रुपये पे करके ये सारे क्वेश्चन अभी आप लोग मंगा लीजिए। और ये सबको मंगवा कर भाई पढ़ लेना है अपने परीक्षा हॉल में जाने से पहले, आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संचलन यानी कि मूवमेंट दर्शाता है लेकिन गमन लोकोमोशन नहीं दर्शाता है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि साथियों मूवमेंट दर्शाता है लेकिन लोकोमोशन नहीं दर्शाता है? तो वो साथियों पौधा होता है, मूवमेंट को दर्शाता है लेकिन साथियों ये गमन यानी कि लोकोमोशन नहीं दर्शाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, दूरदृष्टिता यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के दोष को निम्नलिखित में से किसके उपयोग से ठीक किया जा सकता है? साथियों मेरे दूरदृष्टिता के दोष को किसके उपयोग से ठीक किया जा सकता है भाई? तो उत्तल लेंस से ठीक किया जा सकता है हाइपरमेट्रोपिया जो दोष होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक बृहत्त पोषक यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है? तो साथियों कौन सा पोषक तत्व एक बृहत्त पोषक यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है इनमें? तो भाई याद रखिए पोटेशियम है वो। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक उन कोशिकाओं से बनता है जो परिपक्वता पर मृत हो जाती है? तो साथियों कौन सा पादप ऊतक उन कोशिकाओं से बनता है जो परिपक्वता पर मृत हो जाती है? तो वो साथियों स्क्लेरन काइमा होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, कौन सा हार्मोन लड़कों में यौन परिपक्वता को उत्प्रेरित करता है? कौन सा हार्मोन लड़कों में यौन परिपक्वता को उत्प्रेरित करता है भाई? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, समय के साथ संक्षारण होने पर तांबे का रंग कैसा हो जाता है? साथियों समय के साथ संक्षारण होने पर तांबे का रंग कैसा हो जाता है? तो याद रखिएगा तांबे का रंग हरा हो जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को हल करिए। पादपों में कायिक प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? साथियों मेरे पादपों में कायिक प्रवर्धन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो कलम यानी कि कटिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो साथियों इनमें से कौन सा एक यौगिक है? तो NaCl यानी कि लवण एक यौगिक होता है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक गंध सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है? इनमें से एक गंध सूचक नहीं है भाई, कौन सा? वनीला अर्क है, प्याज है, लौंग का तेल है, लेकिन हल्दी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 20 को हल करिए। पौधों में नर और मादा जनन कोशिकाओं के बीच संलयन का तत्काल परिणाम क्या होता है? पौधों में नर और मादा जनन कोशिकाओं के बीच संलयन का तत्काल परिणाम क्या होता है? तो साथियों याद रखिएगा, युग्मनज होता है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, निम्नलिखित में से कौन सा निषेचन का परिणाम नहीं है? तो साथियों कौन सा निषेचन का परिणाम नहीं है? तो भाई याद रखिएगा, अंडे का निर्माण, ये निषेचन का परिणाम नहीं है भाई। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को हल करिए। अनाज के अनुचित भंडारण से क्या परिणाम हो सकते हैं? साथियों मेरे, अनाज के अनुचित भंडारण से क्या परिणाम हो सकते हैं? तो कीटों का हमला और खराब होना हो सकते हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? यदि एक कार 5 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो उसका रैखिक वेग कितना होगा? यानी कि साथियों लीनियर वेलोसिटी आप सभी से पूछा है। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपान में टाइम होता है। डिस्टेंस कितना दिया है साथियों मेरे? दूरी आपका 100 मीटर दिया है। टाइम कितना दिया? 5 सेकंड दिया। तो इसको आप 5 से 100 में भाग कराएंगे तो 20 आपका साथियों मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यदि ये कार 5 सेकंड में 100 मीटर चल रही है तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा संयोजी उत्तक का प्रकार नहीं है? तो भाई उपकला, ये संयोजी उत्तक का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सी पेशी ऐच्छिक होती है तथा उसमें हल्के और गहरे रंग की पट्टियां दिखाई देती है? कौन सी पेशी ऐच्छिक होती है तथा उसमें हल्के और गहरे रंग की पट्टियां दिखाई देती है? तो सातों रैखिक पेशी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? ये करंट का सवाल है। बताइए साथियों, 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? दोस्त मेरे याद रखिए, भारत 23वें स्थान पर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 को, 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है भाई? तो जो इस टाइम इस्तीफा दिए हैं भाई, धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया था 16 जुलाई 2025 को। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। HAWK सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? साथियों मेरे, HAWK सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो साथियों तमिलनाडु राज्य बना है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 को, 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था? 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था? तो सुशील शुक्ला को किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को हल करिए। भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? साथियों मेरे, भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड में मेरे दोस्त। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चैनल पर है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। क्लास पे है तो भाई क्लास को लाइक करेंगे, क्योंकि साथियों ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाले भाई, जब तक कि आपका पूरा एग्जाम समाप्त नहीं हो जाती। ठीक है। दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो भाई याद रखिए, सेवा तीर्थ नाम रखने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 को, भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? साथियों मेरे, भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एस रोहित कृष्णा बने हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो साथियों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 102 नंबर पे है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 35 को, जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? बताइए साथियों, जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? तो ये इंपॉर्टेंस वाले बांग्लादेश ने इस बार बैन कर दिया था भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, निम्नलिखित में से 2025-26 में UIDAI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भाई 2025-26 में UIDAI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा सौरभ विजय को। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत किस राज्य में हुई है? साथियों मेरे, भारत की पहली जो AI पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत है वो किस राज्य में हुई है? तो ध्यान देंगे आप सभी लोग, महाराष्ट्र राज्य में हुई है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, निम्नलिखित में से इंद्र 2025 संयुक्त सन अभ्यास देश किस देश के बीच हुआ है? भाई साहब जो इंद्र 2025 है संयुक्त सन अभ्यास किस किस देश के बीच में हुआ है? तो ये भारत और रूस के बीच में हुए हैं। तो इस साल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को हल करिए, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये सातों UNEP के द्वारा जारी की गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को हल करिए, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? साथियों मेरे, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो पूरे 48 पदक जीते हैं। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को हल करिए, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो साथियों वंदे मातरम की जो 150वीं वर्षगांठ मनाई गई वो कब मनाई गई थी? तो ध्यान दीजिएगा 7 नवंबर 2025 को मनाई गई। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, चक्रवाती तूफान को द्वितवाह नाम किस देश ने दिया है? साथियों मेरे, चक्रवाती तूफान को द्वितवाह नाम किस देश ने दिया है? तो याद रखिएगा यमन देश ने दिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? साथियों जो भारत का 96वां रामसर स्थल है वो किसे घोषित किया गया है? तो भाई याद रखिएगा सिलीसिरा झील को किया गया। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश मनाया गया। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को हल करिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान भाई हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 78वां था। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। अब देखिए साथियों हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल करने वाले हैं। आपका रीजनिंग और मैथ में एक भी सवाल गलती नहीं होना चाहिए भाई। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? 5, 6, 10, 19, 35, 60 क्वेश्चन मार्क। हल करिए साथियों। 5, 6, 10, 19, 35, 60 क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा साथियों क्वेश्चन मार्क की जगह? 1 मिनट का समय लीजिए, इसको हल करके बताइए। नंबर बढ़ रहा है यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। जैसे 5 से 6 प्लस 1, 6 से 10 प्लस 4, 10 से 19 प्लस 9, 19 से 35 प्लस 16, 35 से 60 प्लस 25। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। भाई 5 का स्क्वायर तक क्या है? तो लॉजिक क्या है? 1 से लेकर 5 तक स्क्वायर किया तो आप 6 का स्क्वायर करिए। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 हो जाएगा। 60 में 36 के जोड़ेंगे कितना आएगा? 96 आ जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन मार्क और प्रश्न चिन्ह की जगह पे आएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन? देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। इस तरह का लगभग साथियों 3 सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? 3 सवाल ये भी आप सभी से पूछा जाएगा। ठीक है। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है,
डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? 14b 2d 18 9c 12। पहले समीकरण को आपको बनाना होगा, उसके बाद आपको हल करना होगा बॉडमस के नियम अप्लाई करके। तो पहले समीकरण को हम लोग बना लेते हैं। देखिए 14b है, b का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में? b का अर्थ गुणा है, तो b की जगह गुणा करिए 2, 2 के बाद देखिए d है, d का अर्थ क्या दिया? माइनस है, d की जगह माइनस रखिए 18, 18 के बाद देखिए a है, a का अर्थ देखिए भाग दिया है शुरुआत लाइन में, ठीक 9, 9 के बाद देखिए c है, c का अर्थ क्या है भाई? c का अर्थ प्लस, तो c की जगह प्लस करिए 12, ठीक। ये आपका समीकरण बन के तैयार हो चुका। इसमें बॉडमस स्कीम अप्लाई करिए। 14 दूना 28, यहाँ से माइनस 9 का भाग 18 में देंगे, तो 9 दूना 18 प्लस 12। देखिए ये प्लस 12 है, ये प्लस 28 है, कितना हो जाएगा भाई? इसको जोड़ देते हैं तो 40 हो जाएगा। 40 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 38। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि साथों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? आप सभी को समझ में आई ये सवाल? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर। ये देखिए आपके पेपर में जरूर सवाल आएगा। किसी निश्चित कुट भाषा में द चेफ कुक्स को AETRDS के रूप में कुटबद्ध किया गया तथा सी कुक्स फूड को FBQZTR के रूप में कुटबद्ध किया गया, तो उस भाषा में कुक्स को कैसे कुटबद्ध किया गया है? साथियों आप सभी से कुक्स का कोड पूछा है, तो दोनों में कॉमन चेक करते हैं। जब सिंगल पूछे तो कॉमन चेक करिए दोनों में। जैसे देखिए कुक्स इसमें दिया आपका, उसके बाद कुक्स देखिए दूसरे वाले में भी दिया है, तो दोनों में कुक्स कॉमन मिलेगा, तो इनका जो दोनों कोड होगा कोई ना कोई आपको कॉमन जरूर मिल जाएगा। दोस्त मेरे देखिए पहले का कोड में TR इसमें दिया है और दूसरे वाले में भी TR दिया है, तो कुक्स का कॉमन क्या हो जाएगा भाई? TR हो जाएगा। TR आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोनों में कुक्स कॉमन था, तो दोनों में TR भी क्या मिल गया भाई? कॉमन मिल गया, तो यही आपका आंसर हो जाएंगे। क्लियर? इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को हल करिए। इस सवाल को हल करके बताइए, एक सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा भाई। रेलवे भर्ती बोर्ड आप सभी से इस सवाल को पूछेगा आपका टाइम वेस्टिंग के लिए। जैसे देखिए a प्लस बी का अर्थ है कि a जो है b का पिता है। मेन आपका इसमें ये समीकरण देखिए, ये जो समीकरण है क्या दिया है? p का t से क्या संबंध है? तो साथियों देखिए इसको हल करने का तरीका बताएं। p देखिए माइनस क्यों है, तो माइनस का रिलेशन देखिए सवाल में क्या दिया है? a माइनस बी का अर्थ है a जो है b की माता है। यहाँ पे क्यों की माता कौन हो जाएगी साथियों? क्यों की माता p हो जाएगी, ठीक। फिर उसका देखिए क्यों के बाद भाग r दिया है, ठीक। भाग का मतलब क्या दिया? a भाग b का अर्थ है a जो है b का भाई है, तो यहाँ पे साथियों r का भाई कौन हो जाएगा? r का भाई हो जाएगा, r का भाई कौन होगा साथियों? क्यों हो जाएगा। फिर r के बाद प्लस s दिया है, जिधर आपको जिनसे रिलेशन बना होगा उधर एरो करिए। प्लस का मतलब a प्लस बी का अर्थ है कि a जो है b का पिता, यानी यश का पिता कौन है? r है। यश का पिता कौन है? r है। फिर गुणा t दिया है, ठीक है। गुणा का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? a गुणा b का अर्थ है a जो है b की बहन, यानी कि t की बहन कौन हो जाएगी साथियों? यश हो जाएगी, ठीक। इतना बना लेंगे। अब देखिए साथियों लास्ट वाले को अपने आप को मान लीजिए, ये t मैं हो गया भाई, ये मेरी बहन हो गई यश, मेरे बहन के पिता यानी कि मेरे भी पिता हो जाएंगे भाई। जो मेरी बहन होंगी, मेरी बहन के जो पिता होंगे वो हमारे भी पिता हो जाएंगे। मेरे पिता के भाई यानी कि हमारे चाचा या बड़े पापा लगेंगे भाई। मेरे चाचा की माता यानी कि साथियों हमारे पिताजी के जो भाई होंगे, जो उनकी माँ होंगी, वो हमारे भी पिता की माँ लगेंगी भाई। यानी कि सवाल में क्या पूछा था? p का t से रिलेशन पूछा था, तो p का t से यानी कि हमारे साथी पिता की क्या है भाई? माता है। पिता की माता ही है ना भाई, यानी कि हमारे चाचा की माँ है, यानी कि हमारे पिता के भाई की माँ, यानी कि हमारी पिताजी की माँ भी तो लगेंगी, पिताजी की माँ। तो p का t से रिलेशन क्या होगा? पिता की माता लगेंगी। देखिए डी ऑप्शन आपका दे रखा है। क्लियर? आप सभी को समझ में आया? चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या बनेगा? ABCDEF और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। क्लियर? आपके पेपर में सवाल आएगा। एक गोला मेज ऐसे है, ठीक है, 7 लोग बैठे हैं, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग 7 लोग, ठीक है। एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे।
देखिए साथियों सवाल को, इसमें बस आप दायां और बायां खेल रखिएगा, जिसको आप बैठेगा उसको अपने आप को मान के रखिएगा। जैसे डी देखिए, जी और ए का निकटतम पड़ोसी है, जी और ए का निकटतम पड़ोसी कौन है, डी है भाई। तो ऐसा काम करिए साथियों, जी को यहाँ बैठाइए, ए को यहाँ बैठाइए, तो बीच में साथियों डी आ जाएगा, तभी तो डी जो होगा वो जी और ए का निकटतम पड़ोसी होगा जो सवाल दिया है। ठीक, फिर देखिए यफ जो है जी के बाएं दूसरे स्थान बैठा है। साथियों मेरे जी देखिए यहाँ पर बैठा है, तो इसके बाएं दूसरे स्थान पे यफ है, तो इसका बाएं इधर होगा, तो दूसरे पोजीशन पे यफ बैठा है जी के। क्लियर, दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। फिर देखिए ई जो है सी और ए का निकटतम पड़ोसी है, ई जो है वो सी और ए का निकटतम पड़ोसी। साथियों मेरे ए ऑलरेडी यहाँ देखिए बैठा है, यानी कि अब हमें ई को बीच में बैठाना होगा, सी और ए को बगल बगल में बैठाना होगा। यानी साथ देखिए ई को हम यहाँ बैठा लेते हैं और इसके बगल में सी को यहाँ बैठा लेते हैं, तब देखिए सी और ए का निकटतम पड़ोसी ई हो जाएगा भाई, बीच में रहेगा, तभी तो साथियों दोनों का निकटतम पड़ोसी होगा ई। सी और ए का कंप्लीट हो गया। अभी एक अच्छा नहीं बैठा है भाई, बी नहीं बैठा है, तो बी को यहाँ बैठा लीजिए, कंप्लीट हो गया। सवाल देखिए क्या पूछा है, बी के बाईं ओर से गिने जाने पर, अभी जस्ट हमने इसको बैठाया, इसी सवाल पूछ दिया है। बी के बाईं ओर यानी कि इधर, बी के बाईं ओर से गिने जाने पर सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए बी यहाँ है, सी यहाँ है, इसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, कौन, केवल यफ बैठा है, केवल यफ बैठा है, यानी एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर, इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कॉल करिए। ये भी सवाल आपके पेपर में आएगा भाई, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्या संबंधित है। 2 30 15 21 89 9, बताइए साथियों, हल करके बताइए। साथियों हमेशा याद रखिए जब इस तरह का सवाल हल करिए आप सबसे छोटा से बड़ा बनाइए। पहले सेट को हम बना रहे हैं 2 15 30, हमेशा याद रखिए साथियों, इसको ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। या एक बात हमेशा याद रखिए, ए और बी का इस्तेमाल करके आपको यही सी वाला आंसर लाना होता है हमेशा। इसमें आप चार काम करिएगा, एक प्लस करिएगा, माइनस करिएगा, भाग करिएगा, गुणा करिएगा, इन चारों से देखिएगा आपका सवाल पक्का निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए साथियों सबसे पहले आप प्लस करिए ए और बी में, ए और बी में यदि साथियों हम प्लस करते हैं तो 15 और 2 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 17 से 30 कैसे बना सकते हैं, 17 में प्लस 13 करके 30 बना सकते हैं। ठीक, अब साथियों इसी प्रकार दूसरा लॉजिक लगाइए। देखिए अब दूसरा देखिए, जो पहला आपको सेट आपने निकाला सेम वही लॉजिक पे ये भी होना चाहिए, यही लॉजिक पे होना चाहिए, फिर वही लॉजिक पे ऑप्शन में भी आपको देखना होगा। ठीक, इसमें सबसे पहले हमने प्लस किया तो 30 आया। ठीक, जो कि इनको पहले जोड़ा फिर प्लस 13 किया, अब इनको जोड़ी। देखिए सबसे पहले 9, सबसे छोटा से बड़ा 21 89, तो भाई सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 21 30, 30 में 13 जोड़ेंगे तो क्या साथियों 89 बनेगा, नहीं बनेगा। यानी कि इसमें प्लस का जो मेथड है ना वो नहीं हमारा हो पाएगा। अब साथियों हम गुणा करके देख लेते हैं, एक बार गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो 2 15 30, देखिए साथियों ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30, देखिए डायरेक्ट आ रहा है। यानी कि इसमें लॉजिक क्या हो रहा है भाई, ए इंटू बी करने से सी आ रहा है भाई। आप 2 और 15 को जोड़ा तब गुणा किया तभी तो 30 आया। तो हमने क्या था, ए और बी को माना था शुरुआत के और सी को माना था, तो ए इंटू बी किया तो सी आया तभी तो भाई। अब देखिए इसको 9 21 89, दोस्त मेरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 21 गुणे 9 करिए, देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। यहाँ पे साथ 189 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 189 होना चाहिए, बिल्कुल राइट होगा भाई तभी। ठीक, अब देखिए साथ इसमें लॉजिक वही भाई, ए इंटू बी करने से हमारा सी आंसर आ रहा है भाई, ए इंटू बी करने से हमारा सी आंसर निकल के आ रहे हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो सेम लॉजिक पे ऑप्शन भी आपको देखना होगा। देखिए पहला ऑप्शन आपका 46 696 21, भाई पहले तो 21 फिर 46 फिर 696, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका साथियों 696 आएगा। यूनिट डिजिट तो 6 है भाई, 6 आ जाएगा भाई। एक बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम लोग, 6 4 2 6 12, 2 दूना 4, 2 चौका 8 9, 6 6 996, 900 आपका 66 आएगा। तो ये भाई पहला लॉजिक नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन भी देखिए बन सकता है,
4 10 40, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 4 × 10 करिए, देखिए 40 हो जाएगा। क्यों साथियों, बी ऑप्शन आपका परफेक्टली मैच किया कि नहीं। अब बताइए साथियों, इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट सभी स्टूडेंट बताएंगे भाई? बिल्कुल नहीं, सवाल आएगा इस तरह से आप हल करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, 1/20 11/44 के कितना प्रतिशत होगा। इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, 1/20 गुणा करेंगे, जो 11/44 है ना, तो इसको साथियों आप क्या काम करिए, 44/11 करिए, उल्टा करके मल्टीप्लाई 100 करिए, इतना आप काम करेंगे। इसको हल करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है आपका। 44 × 100 कितना होगा साथियों, 4400 हो जाएगा। और 20 × 11 ये मल्टीप्लाई होगा ना भाई, 20 और गुणे का नीचे का तो कितना, 11 दूना 22, यानी कि साथियों 220 हो जाएगा भाई। ये होगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 22 दूना 44, यानी कि 20% होना चाहिए भाई, 20%। इस सवाल का मेरे दोस्त 20% बिल्कुल परफेक्टली आंसर आपका आएगा, 20% आएगा। ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन लॉजिक आपका यही लगेगा भाई, ठीक है, यही आपका लॉजिक लगेगा। हमेशा इतना काम करिएगा आप लोग, ठीक है। आप सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर। यदि a और 50 का मध्यानुपाती 40 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्त मेरे, मध्य का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप रूट में x × y कर सकते हैं भाई, यानी कि इसमें आप क्या काम करिए, यहाँ से a × 50, इसका पूरा मध्यानुपाती कितना दिया है साथू, 40 दिया है भाई। अब देखिए a × 50 होगा, जब ये साथू रूट बाहर जाएगा, राइट साइड में जाएगा, तो ये 40 किस में भाई स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकेंड, ये 40 स्क्वायर हो जाएगा भाई। जब ये रूट राइट साइड में जाएगा, 40 की तरफ जाएगा, तो 40 क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब a × 50 बराबर 40 का स्क्वायर कितना हो, 4 चौका 1600 हो जाएगा भाई। अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा साथू, 1600/50 हो जाएगा, 1600/50 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 160/5, यानी 5 3 15, 1 5 दूना 10, यानी कि 32 हो जाएगा साथियों। तो a का मान कितना होगा, 32 हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये फॉर्मूला होता है भाई आपका, याद रखिएगा, रूट x × y, ठीक है, मध्यानुपाती का। तो इसमें मध्यानुपाती दिया है, a आपका x है, y आपका 50, तो a × 50 बराबर 40, इसका पूरा मध्यानुपाती 40 दिया है। तो भाई जब ये रूट राइट साइड में जाता तो स्क्वायर में हो जाता भाई, कोई भी नंबर रहे। तो a × 50 बराबर 40 के स्क्वायर, a × 50 बराबर 40 के स्क्वायर कितना हो, 1600। जब ये गुणा 50 है तो इधर जाता भाग, कोई भी नंबर लेफ्ट में गुणा है, जब राइट साइड में जाएगा तो गुणा में रहता तब भाग होता है भाई, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में होता है। ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को हल करिए। एक उबर ऑटो 17 घंटे में 680 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। इस सवाल को हल करके आप बताएंगे अभी तुरंत, 1 मिनट का समय लीजिए। तो साथियों मेरे, आप सभी से क्या पूछा है, इसकी चाल, यानी कि फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड × टाइम। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन टाइम में। डिस्टेंस कितना दिया है साथियों, आप बताइए, 680 दिया है। टाइम कितना दिया है, 17 घंटा दिया है भाई। इसको भाग करिए, कितना, 17 चौका 68, 40 हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा ना, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया भाई। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। 5 विषम प्राकृतिक, 1 3 5 7 9, इसका औसत बताइए। जोड़ दिए सातों, 4 5 9 7 16 9 25, 25/5, यानी सत्य 5 ही होगा भाई। तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, 5 होगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से तो आज एक ऐसा मॉडल पेपर हमने कंप्लीट किया। देखिए मैथ में तो सभी स्टूडेंट भाई काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले, यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो और काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। इसलिए मेरे दोस्त मैथ में हम उतना क्वेश्चन नहीं करवा पाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन साइंस आपका रीजनिंग करंट अफेयर टोटल करवाया। इसके बाद एक और आपकी क्लास आएगी, उस क्लास को आप जरूर अटेम्प्ट करेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो साथियों आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई, गॉड ब्लेस यू। यदि आपके पास कुछ समय बाकी है तो साथियों आप पूरे
प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए, वो पीडीएफ आप लोग अपने पास मंगा लीजिए जिससे कि आपकी रिवीजन और भी अच्छी हो सके। ओके मेरे दोस्त, और भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए साथियों इस पेपर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और पेपर के साथ। तब ले आप सभी को एग्जाम के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये क्लास आपकी पूरे 25 अगस्त तक चलने वाली, जब तक कि आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता। ओके, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।